पाकिस्तान का एक क्लासरूम, एक 13 साल का बच्चा, हाथ में उसके सोशल स्टडीज़ की किताब, और किताब में एक चैप्टर है जंग आज़ादी 1857। उस चैप्टर में एक लाइन लिखी है कि 1857 की जंग आज़ादी, जिसे मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद समझकर लड़ा, वो हिंदुओं की गद्दारी की वजह से नाकाम हो गई। एक बच्चे के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इतिहास का वो पहला सबक है जो उसके दिमाग में किसी दूसरे धर्म की एक तस्वीर बना देता है। तस्वीर एक गद्दार की, एक धोखेबाज की। लेकिन यही एक बड़ा सवाल उठता है, पैराडॉक्स है एक। अगर ये इस्लामी जिहाद था तो इसकी पहली चिंगारी मंगल पांडे ने क्यों जलाई? वो तो हिंदू थे। अगर हिंदू गद्दार थे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके खिलाफ लड़ रही थी? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये सिर्फ मुसलमानों की जंग थी तो सारे क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे क्यों लड़ रहे थे? वही बहादुर शाह जफर जो अपने फरमानों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ आने की अपील कर रहे थे। तो सवाल यह है कि ये कहानी गढ़ी क्यों गई? पाकिस्तान के इतिहासकार के अजीज़ ने इसे तारीख का कत्ल या मर्डर ऑफ हिस्ट्री कहा था। इसका मतलब पाकिस्तान में ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे। फिर ये सब किया क्यों गया? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लाला, जिसमें आज हम जानेंगे पाकिस्तान के क्लासरूम में 1947 का कौन सा सच पढ़ाया जाता है या उसका वर्जन। इस कहानी को समझने के लिए हम इतिहास की 3 परतों को खोलेंगे। पहली परत, कैसे एक साझी लड़ाई को धोखे की कहानी बनाया गया। दूसरी परत, 2 कौमी नज़रिया या 2 नेशन थ्योरी, उसे कैसे गढ़ा गया जो कहती थी कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं हो सकते। और तीसरी परत, बंटवारे के कत्लेआम का इल्ज़ाम सिर्फ एक तरफ डाला कैसे गया। इस कहानी की बुनियाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान की किताबें आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करती कैसे हैं। वो उस पहली और सबसे बड़ी जंग यानी 1857 की क्रांति को किस नज़र से देखती हैं। पाकिस्तान की 9वीं क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में लिखा है, जिसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिश किया है, कि बर्र सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ही वो पहले लोग थे जो अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के खिलाफ उठे, जबकि हिंदुओं ने अंग्रेजी राज का स्वागत किया था। यहाँ 1857 की क्रांति की बात हो रही है। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक ये क्रांति इसलिए फेल हुई क्योंकि हिंदू गद्दार थे, जबकि सच ये था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक अंग्रेज अफसर पर पहली गोली चलाने वाले सिपाही का नाम था मंगल पांडे। मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। 10 मई 1857 को मेरठ में जब बगावत शुरू हुई तो उसमें हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों बराबर थे। सब मिलकर एक ही नारा लगा रहे थे, मारो फिरंगी को। और इन सब ने अपना लीडर माना एक मुस्लिम को, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। पाकिस्तान में इतिहास को दोबारा लिखने की ये कोशिश सिर्फ 1857 तक ही नहीं रुकती है। आज़ादी के आंदोलन में सबसे आगे रही इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पाकिस्तानी किताबें कहती हैं कि कांग्रेस, जिसमें हिंदुओं का दबदबा था, उसने कभी भी मुसलमानों के कॉज को ईमानदारी से सपोर्ट ही नहीं किया। ये दावा कितना खोखला है, इसे समझने के लिए हमें कांग्रेस के शुरुआती दिनों में चलना होगा। क्या सारे प्रेसिडेंट कांग्रेस के हिंदू थे? नहीं। तीसरे प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे। दादा भाई नेहरू जी जो 3 बार प्रेसिडेंट रहे, पारसी थे। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पॉलिटिक्स कांग्रेस पॉलिटिक्स से शुरू की थी। सरोजनी नायडू ने तब उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एम्बेसडर भी कहा था। सबसे बड़ा सबूत है 1916 का लखनऊ पैक्ट, हिस्टोरिकल डील थी जिसमें बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में कांग्रेस और जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने मिलकर अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड्स रख दी। इसी डील में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी मांग मान ली थी, यानी मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लेकिन पाकिस्तानी किताबें इन फैक्ट्स पर पर्दा डालती हैं। वो सीधे 1937 के चुनावों पर छलांग लगाती हैं। इन चुनावों में कांग्रेस को ज़बरदस्त जीत मिली और उसने कई सूबों में सरकार भी बनाई। मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी थी। इस हार ने जिन्ना और लीग को हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि मुसलमान अभी भी उनके साथ नहीं हैं और अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के लिए लीग ने एक नया हथियार बनाया, प्रोपेगेंडा। इसी प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था पीरपुर रिपोर्ट। नवंबर 1938 में
मुस्लिम लीग ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था कांग्रेस के राज वाले सूबों में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों की घटनाओं को इकट्ठा करना। इस रिपोर्ट ने छोटी छोटी लोकल घटनाओं और अफवाहों को एक ऑर्गेनाइज्ड हिंदू साजिश का हिस्सा बताकर पेश किया। रिपोर्ट में इल्जाम लगा कि कांग्रेस सरकारें मुसलमानों को नौकरियां नहीं दे रही, उर्दू दबाकर हिंदी थोपी जा रही है, स्कूलों में वंदे मातरम गाने पर मजबूर किया जा रहा है, मस्जिदों के सामने बाजे बजाए जा रहे हैं और अजान और गाय की कुर्बानी पर बैन लगा दिया गया है। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक आम मुसलमान के दिल में डर पैदा किया। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को जब एक साजिश बताकर पेश किया गया तो लोगों को लगा कि भाई इतना सब रिपोर्ट में लिखा है, इसमें सच भी होगा। जबकि उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर्स ने लिखा कि उन्हें मुसलमानों पर किसी ऑर्गेनाइज जुल्म के कोई सबूत नहीं मिले। इंसिडेंट्स थे, लेकिन क्या एक संस्थागत तौर पे सरकार नीति बनाकर कुछ कर रही थी, उसके सबूत नहीं मिले। कांग्रेस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिन्ना को यह भी प्रस्ताव दिया कि आप एक रिटायर्ड अंग्रेज जज से निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, लेकिन जिन्ना ने इसे ठुकरा दिया। बलूचिस्तान की 8वीं क्लास की किताब का आप हिस्सा देखिए। ये सीधा पीरपुर रिपोर्ट की नकल सी है। स्कूलों में बच्चों को गांधी की तस्वीर को सलाम करने पर मजबूर किया जाता था, मुसलमानों पर जुल्म किया गया, उन्हें गंदा और जालिम कहा गया, मस्जिदों के सामने नमाज के वक्त बाजे बजाए जाते थे। पीरपुर रिपोर्ट के यही इल्ज़ाम आज 80 साल बाद भी पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरह पढ़ाए जाते हैं और इसी के आधार पर यह नतीजा निकाला जाता है कि बंटवारा कोई ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक डिवाइन विक्ट्री थी। पंजाब बोर्ड की एक किताब कहती है कि पाकिस्तान का बनना बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नेमत थी, इसने उन्हें हिंदुओं की गुलामी से बचाया। लाखों लोगों की मौत का दर्दनाक इतिहास वो एक बच्चे के लिए हिंदुओं की गुलामी से मिली आज़ादी की कहानी बन जाता है। इस तरह इस सोच की बुनियाद सिर्फ कहानियां नहीं है, एक थ्योरी है जो पाकिस्तान के फॉर्मेशन की नींव है। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। एक साझी लड़ाई को मुस्लिम संघर्ष बनाया गया। इस झूठे इतिहास को सच साबित करने के लिए एक मजबूत दलील की जरूरत थी। वो दलील थी दो कौमी नजरिया या टू नेशन थ्योरी। ये वो आइडियोलॉजिकल सीमेंट है जिससे पाकिस्तान की पूरी इमारत को जोड़ा गया है। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 5वीं क्लास की किताब बच्चों को सिखाती है कि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, जबकि हिंदू समाज तो बटा हुआ है। एक 10 साल के बच्चे के लिए ये एक तुलना है जो उसे सिखाती है कि उसका धर्म बेहतर है। ये इमेज और गहरी होती है जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10वीं क्लास की उर्दू की किताब कहती है क्योंकि मुस्लिम धर्म, कल्चर और सोशल सिस्टम गैर मुसलमानों से अलग है, इसलिए हिंदुओं के साथ सहयोग करना, कोऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। यहाँ हिंदू धर्म को सिर्फ अलग नहीं बल्कि एक खतरे की तरह पेश किया जा रहा है, एक ऐसा अग्रेसिव धर्म जो इस्लाम को निगल जाना चाहता था। पाकिस्तान के इतिहास को 20वीं सदी से सीधे 7वीं 8वीं सदी तक ले जाया जाता है। कहानी की जड़ें मोहम्मद बिन कासिम तक खोजी जाती हैं और उसी को पहला पाकिस्तानी कह दिया जाता है। इसके अलावा किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान थी और कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदी को थोपा ताकि इस्लामी कल्चर को मिटाया जा सके। कुछ किताबें तो इतिहास को इस हद तक बदल देती हैं कि वो औरंगज़ेब जैसे मुग़ल शासकों को पाकिस्तान का शासक बता देती हैं। ये सारे नैरेटिव इतिहास नहीं हैं, ये पॉलिटिकल इन्वेंशंस हैं जो वक्त के साथ ज़रूरत के हिसाब से गढ़े गए। जिन्ना की पॉलिटिक्स हमेशा एंड जस्टिफाइज द मीन्स के फॉर्मूले पे चली, यानी तरीका कुछ भी हो, नतीजा मैटर करता है। उनकी शुरुआत एक भारतीय राष्ट्रवादी के तौर पर हुई थी, स्टॉन्च इंडियन नेशनलिस्ट। 1906 में जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तब वो एक ऐसे हिंदुस्तान में यकीन करते थे जहां धर्म राजनीति पर हावी न हो। उस दौर का उनका एक भाषण है कि अगर 7 करोड़ मुसलमान किसी बात को नहीं मानते तो क्या देश में लागू हो जाएगी बात वो? ये देश न हिंदुओं से चलेगा न मुसलमानों से चलेगा, ये देश के लोगों से चलेगा। जिन्ना के पॉलिटिक्स में चेंज गांधी की एंट्री के बाद शुरू होता है। जिन्ना पार्लियामेंट की बहसों और कानूनी दांव पेच के माहिर थे, वही गांधी जनता के बीच से आंदोलन खड़ा करने में यकीन रखते थे। गांधी के आने के बाद आप एक साफ लकीर खींच सकते हैं जहां जिन्ना अलग छिटकते दिखते हैं। आज़ाद भारत में गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के इल्ज़ाम लग जाते हैं, लगाने वाले जानते होंगे क्यों लगाते हैं, जबकि जिन्ना खुद को मुस्लिम लीडर बताते हुए गांधी को हिंदुओं का लीडर कहते थे। गांधी अक्सर राम राज की बात करते थे, जिन्ना ने इसके ठीक उल्टा जाकर नए मदीना का आइडिया रख दिया। इतिहासकार वेंकट धूलिपाल अपनी किताब
क्रिएटिंग अ न्यू मदीना में बताते हैं कि यूपी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के आइडिया को एक मजहबी सपने की तरह बेचा। एक नारा दिया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आम मुसलमानों को बताया गया कि ये चुनाव इस्लाम और कुफ्र के बीच जंग है, पाकिस्तान नया मदीना होगा। मुस्लिम लीग ने उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस तब था, और बंगाल के मुस्लिम किसानों और कारीगरों के बीच डर फैला दिया कि आज़ाद भारत में हिंदू महाजनों और व्यापारियों का दबदबा होगा और वो उनका शोषण करेंगे। पाकिस्तान को एक ऐसे सपने की तरह बेचा गया जहां उन्हें इस आर्थिक गुलामी से निजात मिल जाएगी। ये सारे डर और जज्बाती नारे जब सड़कों पर उतर गए तो वही हुआ जिसका डर था। खून बहा, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा बेघर हुए, हज़ारों औरतों को अगवा किया गया और एक सामूहिक ट्रेजेडी शक्ल लेने लगी। लेकिन जब इस ट्रेजेडी का इतिहास लिखा गया तो कहानी को बहुत लीनियर बनाया गया पाकिस्तान में। इस कहानी में एक जालिम था और एक मजलूम। कहानी का विलन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबैटन। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबैटन एक बेईमान रूलर थे। उनकी नेहरू से दोस्ती थी और इसी दोस्ती के चलते उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान के साथ धोखा किया। जून 1948 के जगह 10 महीने पहले यानी अगस्त 1947 में ही एक जलते हुए मुल्क को 2 टुकड़ों में काट दिया। ये एक षड्यंत्र था ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा ही न हो सके। दूसरा इल्ज़ाम रैटक्लिफ की लाइन पर है। सर सिरिल रैटक्लिफ एक अंग्रेज़ वकील थे जो पहले कभी हिंदुस्तान नहीं आए थे। उन्हें एक मुल्क को चीरने का काम सौंपा गया। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक से नैरेटिव बनाती है कि माउंटबैटन ने रैटक्लिफ पर दबाव डालकर आखिरी वक्त पर नक्शे बदलवाए, और सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है पंजाब के गुरदासपुर का। मुस्लिम मेजॉरिटी ज़िला था लेकिन हिंदुस्तान में आया ताकि भारत को कश्मीर तक पहुंचने का ज़मीनी रास्ता मिले। लेकिन असली कहानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सच है कि गुरदासपुर भारत को मिला, मुस्लिम मेजॉरिटी था, ये बात भी सही है, लेकिन ये भी सच है कि बंगाल में चिटगांव हिल ट्रैक्स का इलाका जिसकी 97% 97% आबादी या बौद्ध या हिंदू थी, उसे पाकिस्तान को भी दिया गया। बंटवारे से जुड़ी असली ट्रेजेडी सिर्फ ज़मीन का बट जाना नहीं था। लाखों लोगों का कत्ल हुआ, लाखों बेघर हुए, लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में इस हिंसा का एक तरफा ब्यौरा है। वहाँ कत्लेआम की कहानियाँ हैं लेकिन उनमें जालिम हमेशा हिंदू और सिख हैं और पीड़ित हमेशा मुसलमान। सच क्या है? सच ये है कि ये 2 तरफा उन्माद था। शुरुआत अगस्त 1946 में कलकत्ते में हुई जब मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे पर हज़ारों हिंदुओं का कत्ल हुआ। जवाब में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। आग नोआखाली पहुंची जहां मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किए। इसकी प्रतिक्रिया बिहार में देखने को मिली जहां हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, और फिर पंजाब जला। पश्चिमी पंजाब में सिखों और हिंदुओं का सफाया किया गया तो पूर्वी पंजाब में मुसलमानों से भरी ट्रेनों को भी काटा गया। ऐसी आग थी जिसमें दोनों तरफ के लोग पागल हो गए थे, वो जल रहे थे और एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए थे। लेकिन एक देश को अपनी पहचान बनाने के लिए एक साफ सुथरी कहानी चाहिए होती है, एक कहानी जिसमें हम हमेशा सही हों, वो हमेशा गलत। यही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में एक हीरो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और एक विलन है महात्मा गांधी। इस्लामाबाद के फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब कहती है गांधी का सो कॉल्ड अहिंसा मुसलमानों को हिंदुओं के जाल में फंसाने का एक टूल था। किताबें ये भी नहीं बताती कि उस दौर में हज़ारों मुसलमान और दर्जनों मुस्लिम संगठन थे जो जिन्ना और बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे ही बना। मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप जानते हैं। उनकी आवाज़ अकेली भी नहीं थी। जमीयत उलेमाए हिंद जो देवबंदी उलेमाओं का सबसे बड़ा संगठन था, वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। वो यूनाइटेड नेशनलिज्म की बात करता रहा। उनका मानना यही था कि एक सेक्युलर और एकजुट हिंदुस्तान में मुसलमानों के अधिकार ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो मुसलमान बुनकरों की आवाज़ थी, उसने भी बंटवारे का ज़बरदस्त विरोध किया। उनका तर्क था कि पाकिस्तान बनने से उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह होगा क्योंकि उनके बाजार और कच्चे माल के सोर्स पूरे हिंदुस्तान में थे, छोड़ेंगे कैसे। इसके अलावा ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों को भी डर था कि सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क अगर बनता है तो उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन सभी मुसलमानों को पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में गद्दार कहकर दबा दिया जाता है और इतिहास से बाहर रखा जाता है। इसी तरह पाकिस्तानी किताबों को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि आज़ादी सिर्फ बैठकों और बातचीत से मिल गई। इस कहानी में उन क्रांतिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी। भगत सिंह का नाम इन किताबों में नहीं मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं मिलेगा, आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी का जिक्र नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इन क्रांतिकारियों की कहानी उस नैरेटिव को तोड़ती है जो कहता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। भगत सिंह एक सिख परिवार से थे, खुद धर्म के खिलाफ थे, लेकिन वो उस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े जहां ज़्यादातर लोग धर्म भीरू हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो नारा दिया, इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी। उनकी फौज में शाहनवाज खान भी थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो भी थे, प्रेम सहगल जैसे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, सब साथ लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की एक वजह आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किले में चलाया गया मुकदमा भी था। उसकी लोकेशन और टाइमिंग बहुत अखरी अंग्रेज़ों को। इस मुकदमे ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाहियों के बीच एक असहजता पैदा कर दी और अंग्रेज़ों को तब अपनी फ़ौज में एक टाइम बॉम्ब नज़र आने लगा जो कभी ना कभी फट जाता। ये कहानी पाकिस्तानी बच्चों को नहीं बताई जाती क्योंकि ये कहानी बताती है कि आज़ादी किसी एक कौम, एक पार्टी, एक नेता की देन नहीं थी। साझा सपना था, सब मिलकर लड़े तब जीते। पाकिस्तान की सरकारी किताबों ने इतिहास की नई कहानी गढ़ी है जिसका एक ही मकसद दिखाई देता है, एक दुश्मन क्रिएट करना। हर देश खुद को एक कहानी सुनाता है, एक नेशनल नैरेटिव। ये कहानी एक पहचान बनाती है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए या टू नेशन थ्योरी के आइडिया पर बना। उस आइडिया को सही ठहराने के लिए एक ऐसे इतिहास की ज़रूरत थी जो ये साबित कर सके कि वो आइडिया हमेशा से सही था। इस प्रोसेस में फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया और एक दुश्मन को गढ़ा गया, एक स्ट्रॉ मैन, क्योंकि हम की पहचान बनाने के लिए सबसे आसान तरीका अगले को, अदर को बनाना है। इस पूरी पड़ताल का मकसद किसी देश को नीचा दिखाना नहीं है। मकसद सिर्फ ये समझना है कि इतिहास कैसे लिखा और फिर इस्तेमाल किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी खुद की इतिहास की किताबों को भी एक क्रिटिकल नज़र से ही देखना चाहिए, क्योंकि सच अक्सर उन पन्नों के बीच की खाली जगहों में कहीं छिपा होता है। अलिफ लैला का ये बोल्ड एपिसोड कमल ने लिखा है और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप खबर गाँव देखते रहिए।